Hello students. So as I'm coming with a tabletop video. Okay. So we are on current electricity. हम लोग कर रहे हैं. अब यहाँ पर पहले हम कलर कोड से शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के. ठीक है. असाइनमेंट में भी ये दिया गया था कि हम रजिस्टर का रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें बाय सीइंग द कलर कोड. बेसिकली मार्केट में जो आपको रजिस्टर्स मिल जाएंगे इस टाइप का होते हैं. ओके. तो इसकी एक साइड में 3 लाइन होते हैं अलग अलग कलर्स का, और दूसरी साइड में एक लाइन होगा या नहीं भी हो सकता है. ओके. तो ये साइड में जो 3 कलर्स हैं, जो 3 कलर्स दिया रहता है, ओके, इस कलर्स से हम इसका रजिस्टर का वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसको जानने के लिए कलर कोड्स है. ठीक है. तो इसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि ये साइड में कौन सा कलर होगा, उस कलर्स का वैल्यू क्या क्या है. इसको याद रखना बिल्कुल सिंपल है. ओके. तो मैं इसको बोलते जाऊंगा. पहला हम लोग इस तरह से लिखेंगे बी, यानी पहला वाला ब्लैक, फिर ब्राउन. आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो. ओके. सो कोई इसको कहते हैं बी रॉय. अच्छा. बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू. ओके. उसका बाद आएगा वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट. ओके. बेसिकली यही कलर हर किताब में आपको मिल जाएंगे. ओके. इसको इस तरह से भी याद रखते हैं लोग. बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ही हैज गॉट अ वेरी गुड वाइफ. ओके. सो आप ऐसे भी याद रख सकते हो. तो इसका वैल्यू है, इसके लिए ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9. इसके पीछे भी 2 और कलर्स हैं. ओके. इसके बारे में मैं बताऊंगा. ओके. इसके पीछे आपका गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, और सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर. इसका 2 यूजेस है, दोनों को मैं बताऊंगा पहले. ओके. पहले हम इसको ले लेते हैं. बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ. ओके. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं. अब देखो यहाँ पर 3 लाइन्स हैं. सपोज इस तीनों लाइन में पहला वाला है तुम्हारा येलो, नेक्स्ट वाला है सपोज तुम्हारा रेड, और थर्ड वाला है तुम्हारा सपोज ओके क्या ले लो आपका ऑरेंज ले लेता हूँ, क्योंकि बी भी अलग अलग है. ओके. जी भी 2-3 है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा YRO, यानी येलो है पहला लाइन, दूसरा लाइन है रेड, तीसरा जो लाइन है वो कितना है, क्या है, ऑरेंज है. अब इन तीनों लाइन को देख के हम इसका रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका वैल्यू पहले जान लेते हैं. ओके. येलो के लिए कितना है 4, रेड के लिए कितना है, सॉरी ये रेड के लिए कितना है 2, और ऑरेंज के लिए कितना है 3. अब इसको कैसे लिखेंगे, जो पहला 2 कलर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहला जो कलर है उनका वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेंगे, यानी 42 लिख लेंगे, 4 2 42 लिख लेंगे. ओके. राइट. और जो थर्ड कलर है उसका जो वैल्यू है 3, इट विल कम टू द पावर ऑफ 10. ओके. इट विल कम टू द पावर ऑफ 10 ओम. ओके. ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम इसको भी काउंट करेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूं. उससे पहले इसको समझ लो. सपोज एक दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने. यहाँ पर 3 कलर्स है. पहले वाला सपोज तुम्हारा हो गया ब्राउन, दूसरा वाला कलर हो गया तुम्हारा सपोज ग्रे, और तीसरा वाला कलर हो गया तुम्हारा सपोज वायोलेट. अब रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, पहला कलर का वैल्यू, फिर दूसरा कलर का वैल्यू, फिर 10 टू द पावर तीसरा कलर का वैल्यू. पहला कलर कौन सा है, ब्राउन. ब्राउन के लिए कितना है 1 है.
दूसरा कौन सा है? ग्रे। ग्रे के लिए कितना है? 8 है। वायलेट, ग्रे, व्हाइट। और तीसरा कलर कौन सा था? वायलेट। वायलेट के लिए कितना है? ये वायलेट के लिए 7 है। मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा 18 इंटू 10⁻7। यानी ऐसे भी बोल सकते हो, पहला जो कलर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दूसरा कलर का साथ ऐड कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा कलर का वैल्यू को 10 राइज करके। यानी यहां पर जैसे 1 है, ओके, 1 को पहला कलर कौन सा था? ब्राउन। ब्राउन का वैल्यू कितना था? 1। यानी 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किसका साथ ऐड करेंगे? जो ग्रे है, ग्रे का कितना था? 8, इसको ऐड करेंगे और ये पूरा चीज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर वायलेट का जो वैल्यू है इससे। अब इसे भी लिख सकते हो, यानी ये बन गए 18 इंटू 10⁻7 ओम। 18 इंटू 10⁻7 ओम, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे परफेक्ट हो जाओगे। रिकॉर्डेड क्लास है, आप बार बार देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ले लेते हैं कुछ। पहला वाला ले लिया तुम्हारा ब्लू, सेकेंड वाला कलर सपोज है तुम्हारा येलो, और थर्ड वाला कलर है तुम्हारा सपोज व्हाइट। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ब्लू का वैल्यू कितना है? ग्रीन ब्लू, ब्लू का कितना है? 6। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। येलो का कितना है? 4, यानी 6 4 64। अब 10 टू द पावर व्हाइट का वैल्यू कितना है? 9 है, 10 टू द पावर 9 ओम। ये इसका कलर कोडिंग। समझ में आया? ओके, ये हो गया पहला 3 कलर का कैलकुलेशंस। अब रह गया लास्ट में एक दूसरा लाइन रहते हैं, सिंगल लाइन, जो इन तीनों से दूरी पर रहते हैं। इसमें हो सकता है तुम्हें गोल्ड कलर मिल सकता है, गोल्ड, या नहीं तो तुम्हें सिल्वर मिल सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी कलर ना हो। ओके, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था एरर एनालिसिस में, कुछ भी चीज हम बनाए या कुछ भी चीज हम मेजर करें, कैलकुलेट करें, कभी परफेक्ट नहीं होता, उसमें एरर रह जाते हैं। अब हमको मिला कि इसका रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 64 इंटू 10 टू द पावर 9। ये एग्जैक्ट नहीं होगा, इसमें कुछ प्लस माइनस होगा, कुछ ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। उस ज्यादा और कम को समझाने के लिए यहाँ पर एक कलर यूज किया जाता है। अगर गोल्ड, सपोज यहाँ पर गोल्ड है, क्या है यहाँ पर? सपोज गोल्ड है, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? गोल्ड के लिए तुम्हारा टॉलरेंस इसको कहते हैं, क्या होगा? ±5%। यानी जो वैल्यू है इससे 5% ज्यादा भी हो सकता है, इससे 5% कम भी हो सकता है। जैसे सपोज मैंने 3 कलर कोड्स ले लिया, यहां पर एक छोटा सा वैल्यू लेता हूं। ओके, इस वैल्यू में मैं ये करता हूं, पहला वाला सपोज तुम्हारा ब्राउन है, दूसरा वाला तुम्हारा ब्लैक है, और तीसरा वाला भी सपोज तुम्हारा ब्लैक है, तो कितना हो जाएगा? तीसरा वाला सपोज तुम्हारा ब्राउन है, BROWN, ब्लैक, सॉरी ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, यानी इसका वैल्यू है तुम्हारा 1, इसका 0, इसका 1। कैसे लिखेंगे रेजिस्टेंस? ओके, 1 0 10 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी कितना बन गया? 100 ओम। अगर अब यहाँ पर गोल्ड है तो मैं लिखूंगा ±5%, यानी ±5%, यानी इसका वैल्यू कितना हो सकता है? जो वैल्यू हमें मिला R 100, इससे 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। मतलब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हें कहां से वेरी करेगा, किस किस के बीच में रहेगा? इससे 5% माइनस भी हो सकता है, मतलब 100 नहीं होगा, 5% कम, यानी 95 भी हो सकता है, और 95% ज्यादा भी हो सकता है, 105। यानी हमने कहा इसको 100 ओम, लेकिन इसका वैल्यू 95 to 105 के बीच में, 95 to 105 के बीच में वेरी हो सकता है। ओके, अगर मैं यहाँ पर सिल्वर लिखूंगा, गोल्ड की जगह में क्या लिख दिया? सिल्वर, तो सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना आएगा? ±10%, मतलब इससे 10% ज्यादा भी हो सकता है, यानी ये वैल्यू 110 भी हो सकता है, या ये वैल्यू 10% कम भी हो सकता है, यानी 90 भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए अगर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस, ये 3 लाइन है जिसके लिए हमें रेजिस्टेंस कितना मिल गया? 100। पीछे आ गया तुम्हारा सिल्वर। ओके, तो सिल्वर के लिए क्या हो सकता है? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? हम लोग लिखेंगे 100 ±10%, यानी ये 90 भी हो सकता है या 110, यानी इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 90 और 110 के बीच में रहेगा। ओके,
तो वैल्यू हम 100 ही लेंगे, लेकिन इससे 5% 10% ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें ना गोल्ड है ना सिल्वर है, कुछ भी कलर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 कलर्स हैं। कौन सा 3 कलर्स है? ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, यानी कितना हो गया? R 100 हो गया ओम। पीछे कुछ भी कलर नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर नहीं है, तो इसको माना जाएगा ±20%। ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, गोल्ड होने से थोड़ा ज्यादा अच्छा है, सिल्वर होने से थोड़ा कम अच्छा है, और इसमें जब कलर ही नहीं है, ये इसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो R का वैल्यू कहां से जाएगा? 20% इससे कम, 20% का मतलब 80 ओम, और 20% ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 120 ओम के बीच में इस रेजिस्टर का वैल्यू वेरी करेगा। ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने यहां पर देखो, मैंने यहां तक रखा था, कहां तक रखा था? व्हाइट तक। अब गोल्ड और सिल्वर, एक मैं पॉइंट दिखाता हूं गोल्ड और सिल्वर के लिए। जैसे मैंने 3 लाइन कहा, पहले 3 लाइन रहेगा, लास्ट वाला सिंगल लाइन रहेगा। सिंगल लाइन के लिए फिक्स्ड है, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, नहीं तो नो कलर होगा, इन तीनों में से किसी। लेकिन अगर गोल्ड यहां पर आ गया, तो गोल्ड अगर सामने आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? ओके, तो कि गोल्ड का वैल्यू कितना होगा? गोल्ड अगर यहां पर आ गया तो गोल्ड का वैल्यू कितना होगा? इसीलिए गोल्ड की जो लिस्ट है, गोल्ड का 2 वैल्यू होगा। अगर सामने तीनों लाइन का साथ रहेगा तो गोल्ड का वैल्यू तुम्हारा 10⁻⁻1 होगा, यानी 0.1, और सिल्वर का वैल्यू 10⁻⁻2 होगा, यानी 0.01 आएगा। ओके, अगर सामने है तो यहां पर है, अगर पीछे होगा तो ये इसका फ्लक्चुएशन रिप्रेजेंट करेगा। अगर सामने आया, गोल्ड की वैल्यू की जगह में हम कितना ले लेंगे? जैसे सपोज यहां पर हमने पहले ले लिया तुम्हारा येलो ले लिया, सेकंड हमने गोल्ड लिया, क्योंकि G फॉर ग्रीन भी है। सेकंड हमने क्या ले लिया? गोल्ड ले लिया, और थर्ड हमने क्या ले लिया? सपोज ब्लू ले लिया। अब येलो के लिए कितना था? येलो के लिए कितना था? 4 था। गोल्ड के लिए कितना होगा? यहां पर आ गया सामने, तो गोल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे। और लास्ट में कौन सा आ गया? ब्लू। ब्लू का वैल्यू कितना था? ग्रीन ब्लू, ब्लू के लिए 6 था। अब इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? 4.01 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? तो R कितना था? पहला पॉइंट का हम क्या करते थे? 10 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर किसका साथ ऐड करते थे? सेकेंड पॉइंट का साथ ऐड करते थे। ओके, सेकेंड कलर का साथ इसको ऐड करते थे, फिर 10⁻³ थर्ड कलर आ जाता था। 10 कौन सा कलर आ जाता था? थर्ड कलर। तो ये कितना बन जाएगा? ओके, 40.1 इंटू 10⁻⁶। पीछे दोबारा गोल है, सपोज पीछे दोबारा गोल है, तो हम इसको लिखेंगे सेकंड गोल के लिए वैल्यू आएगा 5% आएगा, यानी वैल्यू इससे 5% ज्यादा भी हो सकता है, इससे 5% कम भी हो सकता है। ओके, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आगे जाना। ये कलर कोडिंग है। ओके, इतना डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब कलर कोडिंग के बाद हम आगे जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हाउ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल डिपेंड ऑन डायमेंशंस। ओके, अब इसका थोड़ा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम देख लेते हैं। ओके, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर्स में सीखा। कैपेसिटर्स में सीरीज कनेक्शन हम लोगों ने किया, पैरेलल कनेक्शन भी किया, बस इसका कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट है उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा मतलब जैसे सीरीज था, ओके, कैपेसिटर्स में सीरीज जब होते हैं दो, ओके, C1 C2 हम कैसे लिखते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, लेकिन रेजिस्टर्स में हम क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली R1 प्लस R2। मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस में जो होता था वो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, और कैपेसिटर का जो सीरीज में होता था वो रेजिस्टर का पैरेलल में होगा। ये R1 है, R2 है, सो 1/R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बस इतना याद रखना है, बाकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो इसको सम सर्किट का साथ इसको हम ट्राई करते हैं। ओके, काफ़ी सर्किट सॉल्व करना है, हम जितना सर्किट सॉल्व करेंगे हम लोग के लिए उतना ही ये आसान होगा, हम लोग के लिए वो उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सम सिंपल सर्किट। अगेन हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं R एंड R इन सीरीज, तो इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस R। अगर इस तरह से हम लेंगे R R R, ओके, हाउ मेनी R's, हाउ मेनी R's, देयर n नंबर ऑफ R's, देन R इक्विवेलेंट कितना होगा, n टाइम्स R। ये पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, अगर पैरेलल में है R R पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम 3 रखेंगे, तीनों R हैं, R R R, तो हम R इक्विवेलेंट कितना कहेंगे, R/3। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R 1/R 1/R, that is 3/R. So R equivalent is what, R divided by 3. So if they are equivalent number, we just divide the value of any of the resistors by the total number. So like this, if you take n number of resistors, how many number of resistors, n number of resistors, in what, in parallel. How many resistors are there in parallel, n number of resistors. तो इसमें R इक्विवेलेंट कितना होगा, हर किसका वैल्यू R है, ये तब होगा जब हर रेजिस्टेंस सेम है। R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/n, इसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब जाते हैं एक दूसरा कॉम्बिनेशन की तरफ, जो हम शुरू करते हैं। दोबारा रिफ्रेश हो जाओगे, R R R, सो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R। अब ये करते हैं, एक सीरीज, दो पैरेलल है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों क्या है, पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, R एंड R इन पैरेलल R/2। फिर R/2 एंड R क्या होगा, सीरीज में होगा, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R/2, दैट इज 3R/2। ओके, सिमिलरली अगर हम दो को पैरेलल में लेते हैं, 2R इन पैरेलल R R, सॉरी 2R इन सीरीज, देन पैरेलल विद द थर्ड, R एंड R इन सीरीज कितना होगा, 2R। फिर नेक्स्ट R का साथ पैरेलल में, तो बिटवीन A एंड B इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट बिकम R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कैसे निकालेंगे, 2R into R divided by 2R plus R, that is 3R. This will become 2R by 3. इसको हम ऐसे करते हैं, जैसे R1 R2, कैसे, दो पैरेलल में, तो 1/R equivalent will become 1/R1 plus 1/R2. So इसमें से 1/R equivalent लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लोगे, R1 into R2, R1 into R2, ऊपर कितना होगा, R1 plus R2, therefore R equivalent is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2। ओके, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, R equivalent को क्या लिखा, R1 into R2 divided by R1 plus R2 लिखा। सो R1 की जगह में कितना है, ट्वाइस R, R2 की जगह में R है। सो फाइनली हम सेम बात, ट्वाइस R/3। सो इसको याद रखना, 3R/2, और इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस R/3। ठीक है, सो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट सर्किट की तरफ। इन तीनों रेजिस्टर्स को जैसे मैं यहां पर लेता हूं, R R R, ये देखने में तीनों सीरीज में है, बिटवीन A एंड B, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया।
और इन दोनों को कनेक्ट कर दे, क्या होगा ये तुम्हें मालूम है अभी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3r ना r/3, सर 3r नहीं है r/3, ये तीन सीरीज में नहीं है पैरेलल में है। इसको कैसे दिखाया था, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हमने 1 कहा, इस पॉइंट को हमने 2 कहा। तो अच्छी तरह से देखो, पहला जो रेजिस्टेंस है दैट इज बिटवीन ए एंड 1, दूसरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज बिटवीन 1 एंड 2, एंड तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो दैट इज बिटवीन 2 एंड बी। ओके, सो पहला पॉइंट ए से शुरू करते हैं, ए और 1 के बीच में पहला रेजिस्टेंस है, ए और 1 के बीच में। दूसरा जो रेजिस्टर है बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 को मैंने ए की बगल में रखा क्योंकि मुझे 2 और 1 को ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है, 2 एंड 1 आई हैव टू ज्वाइन, ठीक है, तो मैं 2 और 1 को मैं ज्वाइन कर देता हूं। थर्ड जो रेजिस्टर है बिटवीन 2 एंड बी, बिटवीन 2 एंड बी को नीचे लेके आए, क्यों, मुझे बी को 1 का साथ ज्वाइन करवाना है। When I join B with 1, कैसे लगेगा, B with 1 I have joined. So between A and B, all these three resistors turns out to be in parallel. So R equivalent कितना होगा, R divided by 3, चलेगा। हाँ, इसी कॉम्बिनेशन का साथ अगर हम आगे बढ़े तो हमें मिलता है ह्यूस्टन ब्रिज वाला कॉन्फ़िगरेशन। ओके, पहले तो हम बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में बात करेंगे, फिर अनबैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज देखेंगे। ये तुम्हारा R R R R और ये बीच वाला R है। ये पार्टिकुलर सर्किट और ये वाला सर्किट मैं एक साथ दिखाता हूं क्योंकि कैपेसिटर्स में भी हम लोगों ने देखा R R R R R, और ये वाला सर्किट ये तीनों सेम सर्किट है, R R R R R। This is the point 1, let me call this is AB, let me call this point as C and D, then this is the point C and D, this is A, this is B, this is the point C, and this is the point D, C and D। ओके, अब ये तीनों बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है, इसका आंसर जितना होगा इसका भी इतना ही होगा, और किसी और दूसरा फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो। ओके, किसी और दूसरा फॉर्म में भी डिजाइन कर सकते हो, उसको देखने के लिए अलग भी बनाया जा सकता है। ओके, इसीलिए इसको मैं अलग अलग फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस फॉर्म में भी ला सकते हो, लेकिन जिस फॉर्म में भी लेके जाओ वो फ्लेक्सिबल वायर्स है, ले जाओ बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज। ये फॉर्म में ड्रॉ करोगे, ये भी आर 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 आर। तो ये सारा सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये मिडिल वाला नेगलेक्ट करना है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगा। ओके, जब ये रेशियो P by Q, इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको S कहते हैं, जब P by Q becomes equal to R by S, तो पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम होता है। ये सिचुएशन में पॉइंट D और C और D का पोटेंशियल जब सेम होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये पार्टिकुलर आर्म से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या रहेगा, अपर आर्म में 2 रेजिस्टेंस रह गया, लोअर आर्म में 2 रेजिस्टेंस रह गया, R R R R। ये दोनों किस में है, अपर आर्म में 2 रेजिस्टेंस रहेगा, लोअर आर्म में 2 रेजिस्टेंस रह गया। ठीक है, ये R R इन सीरीज कितना हो गया, ट्वाइस R, R R इन सीरीज कितना हो गया, ट्वाइस R, ट्वाइस R, ट्वाइस R इन पैरेलल कितना हो गया, ट्वाइस R by 2, दैट इज R। यानी अगर डिटेल्स दिखाओगे, अपर साइड में कितना हो गया, ट्वाइस R, लोअर साइड में कितना हुआ, ट्वाइस R, ट्वाइस R, ट्वाइस R इन पैरेलल, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ट्वाइस R by 2, 2 कैंसल्स आउट, दैट इज R। सो इसीलिए आप ये सर्किट बनाओ या ये सर्किट बनाओ या ये सर्किट बनाओ या ये सर्किट बनाओ, सबका वैल्यू सेम है, कितना है, दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। okay. अब हम एक दूसरा सर्किट इमेजिन करते हैं, जैसे सपोज हमें यह सर्किट सॉल्व करना है।
अभी ये सारा सर्किट बहुत कॉमन हो गया हम लोग के लिए, फिर भी फॉर्मेलिटी है, करके दिखाना है, कुछ याद भी आ जाएंगे। ओके, इसमें सपोज 1 ohm 5 ohm, 3 ohm 6 ohm, 4 ohm 4 ohm, 3 ohm 3 ohm। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है, बीच में ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में है। पहले इसका एक सर्किट बनाते हैं। ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि दिस पॉइंट, मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँ, यहाँ कनेक्ट करूँ, एक ही बात है। तो मैं इसको उसकी जगह में यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ और इसको यहाँ इसकी जगह में यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, एक ही पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो मैं अगर इस तरह से कनेक्ट करूंगा तो ये दोनों किस में आ जाएगा? पैरेलल में आ जाएगा। ये और ये किस में आ जाएगा? पैरेलल में। 3 and 6 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट 2। तुम कैलकुलेट करो खुद। सिमिलरली यहाँ पर 4 और 4 यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ करके एक ही बात है, मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 4 and 4 दे टर्न्स आउट टू बी इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज 2। तो बिछोरा में कितना मिल गया? 3 and 6 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज 2। कैसे? 3 into 6 divided by 3 plus 6, that is 18 by 9, 2। तो बीच वाला में कितना आ गया? 2 ohm। नेक्स्ट वाला में कितना आ गया? दोनों की 4 4 इन पैरेलल कितना है? 2। ऊपर में कितना है? 6। नीचे कितना है? 6। बीच में कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा अगर हम क्विकली करें? 6 and 6 in parallel equivalent is 3। ये आदत डाल लो। 6 and 6 in parallel equivalent कितना है? 3। ये तीनों पैरेलल में है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत करना। 6 4 ए और बी के बीच में। 6 and 6 in parallel equivalent is 3। 3 and 4 in parallel, इनफैक्ट तीनों पैरेलल में है। अगर हमें एग्जाम में जल्दी कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से करेंगे। 6 and 6 in parallel equivalent is 3। 3 and 4 in parallel, so equivalent हो जाएगा 3 into 4, that is divided by 3 plus 4, that is 12 divided by 7 ohm। आया समझ में? ओके, तो इसमें इसी हिसाब से और एक रेजिस्टेंस को करते हैं। जैसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। इस टाइप का है, ये देख के आपको समझ ही आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बिटवीन ए एंड बी, ऑल रेजिस्टेंस लेट मी कंसीडर एज आर। बताओ इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? बता ही दोगे सर, इसका इक्विवेलेंट R/2 होगा। ओके, इसके अपर साइड में देखो, ये पार्टिकुलर पार्ट देखो, P/Q R/S। ये अगर अच्छी तरह से देखोगे ये ह्यूस्टन ब्रिज है। अगर ये ह्यूस्टन ब्रिज है, इसका इक्विवेलेंट कितना है? R है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन फ्यू मिनट्स एगो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। P/Q इज इक्वल टू R/S, ये बीच वाला रेजिस्टेंस है। सो दिस इज अ बैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज, इक्विवेलेंट कितना है? R है। सो ये पूरा पार्ट का इक्विवेलेंट R है। और नीचे कौन रहेगा बिटवीन ए एंड बी? दिस इज अनदर R। सो R एंड R इन पैरेलल, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2। आया समझ में? सो वन मोर सर्किट लेट मी कंसीडर बिटवीन ए एंड बी। ये भी एक बहुत कॉमन सर्किट है, कर लेते हैं। आप ऐड करके जाते रहो। ओके, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 1 ohm। ओके, इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड
बी, इसको कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, इसको निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, ए एंड बी का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो हम अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पर हमने देखा ये दोनों किसमें है, सीरीज है, 2n4 इन सीरीज, इक्विवेलेंट कितना होगा 6, ड्रॉ कर देते हैं, बाकी सब अपना जगह पर रहेगा। बिटवीन ए एन 1 देख लेते हैं पहले, बिटवीन ए एन 1, ओके, 1 इज योर 3 ओम, ये 3 ओम, एंड आर कितना ये साइड में 6 ओम आ गया। दिस इज इक्विवेलेंट, दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एन 1। अभी 6 एंड 3 इन पैरेलल, इक्विवेलेंट कितना होगा 2 होगा, यानी बिटवीन ए एंड 1 कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आ गया। आर इक्विवेलेंट इसमें कितना होगा 3 into 6 divided by 3 plus 6, that is your 2 ohm। So A और 1 की जगह में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 और 2 ohm। तो मैं कनेक्ट करता हूं बिटवीन A and 1 कितना है 2 ohm। फिर बिटवीन 1 and 2 4, बिटवीन A and 2 3, between 2 and 3 4, between 3 and B, between 3 and B there is another 4 ohm। इस तरह से अब आगे चलो, अगेन 2 plus 4 कितना हो गया, 2 plus 4 कितना हो गया 6 and 3 will be in parallel, equivalent is 2, again 2 and 4 will be in series, 6 and 3 in parallel 2, again 2 and 4 will be in series, 6 and 1 will become in parallel। so जिस तरह से पहला लाइन सॉल्व हुआ तो उसी हिसाब से नेक्स्ट लाइन भी सॉल्व होगा, सेकंड लाइन भी सॉल्व होगा, थर्ड लाइन भी सॉल्व होगा, फोर्थ लाइन भी सॉल्व होगा। ओके, फाइनली बिटवीन ए एंड बी कितना मिला हमें, ओके 2 4 6 series, then in parallel with 3 2, again 2 and 4 in series 6 and 3 in parallel 2, again 2 and 4 in series 6 and 1 in parallel। finally क्या मिला हमें 6 and 1 in parallel। so between A and B they are in parallel, so R equivalent कितना होगा 6 into 1 divided by 6 plus 1, that is 6 divided by 7। ओके, तो मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, अभी ये लेक्चर इतना तक मैं रुकता हूँ। ओके, इसका आगे वाला सर्किट में नेक्स्ट लेक्चर्स में डालूंगा।